बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हैं। बच्चों इसमें हम 100 MCQ आपको लेके आए हैं। 100 प्रश्न हैं। आप 100 ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप इनको लास्ट तक वीडियो को देखते हैं बच्चों तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो बच्चों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें वह सभी प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। चलिए अब बिल्कुल देर ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, हर प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात जरूर कहूँगा बच्चों, आप पढ़ने के समय मोबाइल को ऑटो रोटेट जरूर लगा लें। ऑटो रोटेट कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे तरीके से दिखता रहे और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ सकें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है। जी हाँ बच्चों, टोटल जो एरिया है इंडिया का, टोटल एरिया का कितना परसेंट पार्ट्स है जिस पर हम एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे 51% पर। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है। तो याद रखें 4% भाग पर क्या है, चारागाह है, जहां पर हमारे पशु चरने जाते हैं। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है, 21% है। वन हमारे यहाँ कितने हैं इंडिया में, 21% हमारे यहाँ फॉरेस्ट है। बाकी होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए, अगर हमको अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन एवं बरसात चाहिए तो। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में 24% है। बच्चों हमारे यहाँ एल्कलीन और क्षारीय अम्लीय जो मिट्टी हैं जिनका उपयोग हम खेती के लिए नहीं करते हैं वो 24% है। कितना प्रतिशत है, 24% है। जायद फसल क्या है, सब जानते हैं बच्चों, जायद की फसल मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है, उसे हम जायद की फसल कहते हैं। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। तो सब जानते हैं देश के कुल कृषि योग्य भूमि के आपके 15% भाग पर गेहूं की खेती करते हैं। कितने प्रतिशत भाग पर, 15% पर हम क्या करते हैं, गेहूं की खेती की जाती है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो चावल और गेहूं पर। अगर इन दोनों में से एक को चूज करने की बात आए तो गेहूं पर सबसे ज़्यादा ये आपका हुआ था। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है। तो सब जानते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में किसको दिया जाता है, डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी, या 66-67 भी आप लोग कह सकते हैं और वही सही माना जाएगा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखें तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी। बहुत अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। बच्चों आपका नेक्स्ट देखिए आप, भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है। तो ध्यान रखें इंडिया जो है ना आपका सेल्फ डिपेंड है, 100% यूरिया हम ही लोग बनाते हैं। इंडिया में ही पूरा आपका क्या बनता है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया बनाया जाता है। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है। ध्यान रखें पोटासियम, जो आपका पोटेशियम उर्वरक जो है, जो हम यहाँ नहीं बनाते हैं, टोटल कनाडा से यहाँ पे मंगाया जाता है, यानी विदेश से यहाँ पर मंगाया जाता है। केसर का एक अच्छा आप सोच रहे हो क्यों यहाँ पे क्यों नहीं बनाया जाता है। तो बच्चों हमारी यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं ना उसमें पोटास की कमी नहीं पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में कमी पाई जाती है, इसलिए हम लोग जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना हम लोग बाहर से आयात कर लेते हैं। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है, तो केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही सिर्फ आपका क्या होता है, केसर की खेती होती है। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है, तो सब जानते हैं भारत में सबसे अधिक आपका जो सिल्क का प्रोडक्शन है, सिल्क प्रोडक्शन होता है आपका कर्नाटक राज्य में।
प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा देश अव्वल, कौन सा जो स्टेट है वो अव्वल है? तो ध्यान रखें केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती होती है, तो रबड़ आपका विश्व में चौथा स्थान हम लोग रखते हैं। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नासिक अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वैसे नासिक में जो है ना आपकी प्याज के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। नागपुर और नासिक ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पर प्याज भी होती है और अंगूर का प्रोडक्शन भी आपका अच्छी प्रकार से होता है। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बच्चों कॉफ़ी सब जानते हैं, कॉफ़ी के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो है कुर्ग, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती की जाती है। राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रसदार, जो आपके रस वाले फल होते हैं उनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? वो आपका नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने बताया आपको सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन होता है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। सेकंड नंबर आपका तमिलनाडु का आता है। सेकंड नंबर किसका आता है? तमिलनाडु में भी आपकी तंबाकू की, टोबैको की कल्टीवेशन अच्छी प्रकार से होती है। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? तो आम, चीकू, मिर्च, अदरक, हल्दी, चाय, इन सब में बता दूं आपको वर्ल्ड में हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं। किसमें आते हैं? फर्स्ट नंबर पर आते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके और प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपका सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जियों और आपका जो फलों के उत्पादन विश्व में भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखें विश्व की बात चल रही है यहाँ पे, विश्व में ध्यान रखना सेकंड नंबर है भारत का। कौन सा स्थान पर दे नहीं रखा, भारत दे रखा है इन्होंने, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। भारत की जगह आप कर लीजिए सेकंड नंबर। क्या है? सेकंड नंबर आपका स्थान है सब्जी और फल उत्पादन, फर्स्ट पर चाइना आता है। विश्व में चावल के उत्पादन में चाइना के बाद किस देश कहता है? तो चाइना के बाद हम ही आते हैं। और खरीफ की फसल कौन सी होती है? सब जानते हैं, खरीफ, रबी, जायद की फसलें, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लीजिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। आपको पता है खरीफ क्या होता है? खरीफ क्या होता है जानते होंगे आप लोग। जिन फसलों की बुवाई 15 जून से 15 जुलाई के मध्य की जाती है वह आपकी कौन सी हैं? खरीफ की फसलें। और रबी की फसलें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, इनकी बुवाई आपकी कब की जाती है? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। और जायद की फसल आपने देख ही ली है, खरबूजा, ककड़ी और खीरा, इसमें आपकी जाती है। 3 सीजन होते हैं, आपको पता है एग्रीकल्चर में। नकदी की फसल कौन सी है? नकदी फसल चावल। देखो यहाँ पे ये मैं तो नहीं कहूँगा नकदी फसल चावल है, क्योंकि नकदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप आपकी जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, ये फसलें आपकी कैश क्रॉप कहलाएंगी। मूंगफली है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं, नकदी फसल का मतलब जो होता है ना वो ये होता है कि डायरेक्ट आपको उसका यूज़ नहीं करना है, मतलब उसको डायरेक्टली खेत में आपने उगाया और वहीं से उसको बेच देना है और पैसा कमा लेना है, तो वो नकदी फसल कहलाती है। चलिए बात करते हैं कृषि गणना 2010 और 11 के अनुसार। उत्तर प्रदेश की बात आई है यहाँ पर। कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? तो ध्यान रखना है 40.69%। ठीक है ना, यूपीएससी 2004 में इस प्रश्न को पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 5 हैं। ये तो यूपी का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। बच्चों बात कर लेते हैं हम आगे नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है उनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम परसेंट कितना है? मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण आपका कितना होना चाहिए? 50%। यूपीएससी 1998 में इसको पूछा गया है। देश के कुल श्रम शक्ति में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों का क्या प्रतिशत है? तो बच्चों याद रखें 48.9%। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य, ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचित, जबकि अगर परसेंटेज की पूछे कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका कहाँ पर है आज की डेट में, तो पंजाब का आ जाता है। पंजाब सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य की श्रेणी में आता है इस समय। ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ? तो ध्यान रखें पहली पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से भी अधिक हुआ था। किस उर्वरक, आपको पता है पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1951 से 1956 के मध्य में। किस उर्वरक के उपयोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर डिपेंड है? बाहर से आपको पता है इंपोर्ट करता है, तो वो है पोटास। मैंने बताया था कि पोटास हमारे यहाँ नहीं बनाया जाता क्योंकि मिट्टियों की कमी है। अगर कभी कभी मिट्टियों में पोटास की कमी नहीं है लेकिन कमी पड़ जाती है तो कनाडा से हम इसको
इंपोर्ट कर लेते हैं। आगे बात करें हम लोग ऊसर मृदा की। ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका उपयोग करता है? सब लोग जानते हैं कि ऊसर मृदा को सुधार करने के लिए हम लोग जिप्सम का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। एक चीज़ मैंने कल क्लियर की थी आपको कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम लोग चूना का उपयोग करते हैं, और जबकि आपकी जो क्षारीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए आपका जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक समुदाय में कितना है? तो 67% है। और बात करें नवीनतम रिलीज CSR 43 किसकी किस्म है? तो CSR 43 किस्म आपकी ये आपकी चावल की वैरायटी है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको पूरी तरीके से पढ़िए। बढ़ते हैं आगे। विश्व खाद्य कृषि संगठन का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो बच्चों ये तो पुराना प्रश्न है, मैं आपको बताऊं, ग्रोजियाना दा सिल्वा ना, ये अभी के नहीं है, ये पुराना प्रश्न है, इसको आप हटा दीजिए। अभी आप लोग इसको चेक करना कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है ना, तो इसका आप खुद चेक कीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। बांस के उत्पादन में संसार का भारत का क्या स्थान है? तो ध्यान रखना बांस प्रोडक्शन में हम 2nd नंबर पर आते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, खाद्य और पोषण मंडल जो है भारत सरकार कौन सी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो ध्यान रखें ये मानव संसाधन मंत्रालय विकास मंत्रालय है, इसके अंतर्गत ये आता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किए गए हैं? तो ध्यान रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें क्या हुआ कि जो लक्ष्य रखा गया एग्रीकल्चर के लिए वो पूरा नहीं हुआ और उसमें और ऋणात्मक परिणाम हमको देखने को मिले थे। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को जीविका उपार्जन का साधन माना जाता है। किसका? जीविका उपार्जन का साधन माना जाता है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग किसकी खेती होती है? तो ध्यान रखें गन्ना की खेती होती है। भारत में आपके इरिगेटेड क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर गन्ना की खेती होती है, लेकिन वैसे आप बात करें तो हम गेहूं का नंबर आ जाता है फर्स्ट पर, ठीक है ना। ये 2008 की बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का साधन था तालाब। क्या था आपका? तालाब। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों बात कर रहे हैं देश में वर्तमान में ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत कितनी कृषि विज्ञान है? तो इसमें लिखा हुआ है 642। ये आपका नया डाटा ही है कि 642 आपके क्या है टोटल आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आपको पता ही है बच्चों कि KVK जो है इसकी स्थापना सबसे पहले 1974 में पांडिचेरी में शुरुआत की गई थी। और बच्चों टोटल हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है। आम्रपाली इंटू नवराज किस्मों के क्रॉस से आम में मैंगो की कौन सी संकर किस्म प्रजाति निकाली गई? तो वो है अनमोल। ये ध्यान रखना, आम्रपाली इंटू नवराज बराबर अनमोल, याद रहेगा आपको। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है कौन? तिलहन। याद रहे आपको, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में तिलहन की जो क्रॉप्स हैं वो आपकी शामिल नहीं है। फिर कौन शामिल है? याद रहे आपको, जो अनाज वाली फसलें हैं और दलहनी फसलें हैं इनको इसके अंतर्गत क्या किया गया है? शामिल किया गया है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो याद रखें राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में सन 1984 भी याद रखें आप लोग 1984 में आपका इसको शुरू किया गया था या आरंभ किया गया था। ठीक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? तो ध्यान रखना ये आपका अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। इससे हमारा जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है? पोल्यूटेंट हो जाता है। जो पेस्टिसाइड आते हैं इसमें आर्सेनिक की मात्रा आती है और ये पेस्टिसाइड यूज करने से हमारे वाटर क्या होता है? पॉल्यूशन होता है उसका, उसमें ये चला जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई थी? तो जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना। हाल में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम से परिवर्तन किया गया है और अब इसका जो नाम है वो क्या कर दिया गया है? तो ध्यान रखें इसका नाम केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है। ये 2014 में आपको ध्यान रखना है इसको बदला गया है। जब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने उस समय इसका नाम आपका सिर्फ क्या था? कृषि मंत्रालय था। अब उसका नाम क्या है? केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। इसको आप जरूर याद रखें, केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय हमारे इसका कृषि विभाग का नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2016-17 की बात करें, बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन कितना लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल करने की घोषणा की गई थी? तो ध्यान रखें वो था आपका 28.5 लाख हेक्टेयर। कितना था? 28.5 लाख हेक्टेयर कृषि सिंचाई योजना के अधीन आपका शामिल किया गया था। वैश्विक भूख सूचकांक 2016 के तहत
भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई, तो ध्यान रखना 97। बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता है बोरलॉग को जो पुरस्कार था वो कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मन ई बोरलॉग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले आपकी ड्वार्फ वेराइटियां और हरित क्रांति की इनको ही पता कहा जाता है वर्ल्ड में। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लगा, तो याद रखें भारतीय कृषि का जो हिस्ट्री है वो एम.एस. रंधावा ने लिखी थी। किसने लिखी, एम.एस. रंधावा साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारी एग्रीकल्चर हिस्ट्री को लिखा था। भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितने % है, तो हमारे यहाँ की जो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है, ध्यान रखना 138। कितनी है क्रॉपिंग रोटेशन जो आपकी इंटेंसिटी है वो है 138%। याद रखें वर्तमान की बात कर रहे हैं ये, तो अभी की ये बात है, आप समझ लीजिए 138, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है। आज भी हम लोग देखते हैं सन 2021 और 20 में भी आपकी यही स्थिति बनी हुई है। संसार में किस फसल का उत्पादन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, संसार की बात करें तो वर्ल्ड में आपका धान जो है, राइस का जो है उत्पादन और एरिया ये दोनों आपका अधिक है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष सफेद होना किसका सूचक है, एक रोग होता है आपका, इसको हम व्हाइट आई कहते हैं और ये जिंक की कमी से होता है मक्का में, ठीक है ना। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है, तो ध्यान रखें आपका सर्वाधिक हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो मक्का की फसल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मक्का की फसल में पाया जाता है। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी % मात्रा की संस्तुति की गई है, जब उनको हम स्टोरेज करके रखते हैं तो कम से कम 12% उसमें क्या होना चाहिए, जैसे गेहूं में, अन्न में आपके गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान आते हैं और इनको 12% से कम नमी होने पर ही हम भंडारित कर सकते हैं। इससे अधिक नमी होने पर उनमें क्या लग जाते हैं, कीटों का प्रकोप हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों, सोयाबीन में तेल की कितनी % मात्रा होती है, सब जानते हैं सोयाबीन में जो तेल पाया जाता है वो 20 से 22%, लगभग 20% ही रहता है, 22 तो आपने जोड़ लिया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। तो ध्यान रखें सोयाबीन में तेल की मात्रा 20 से 22%, जबकि जो प्रोटीन रहता है वो 40 से 42% रहता है। प्रोटीन की मात्रा आप जरूर याद रखें, प्रोटीन जो 40 से 42 रहता है आपका किसमें, सोयाबीन में, विशेष याद रखना आप लोग इस चीज़ को। MPPSC में प्रश्न पूछा गया है, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है कहाँ पर, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपका कॉटन का जो एरिया है वो कहाँ पर है, वो है आपका इंडिया में। क्यूरिंग, बच्चों क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है, तंबाकू में की जाती है। आप जानते हैं क्यूरिंग क्या होता है, आपको पता है कि क्यूरिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जो पत्तियां तोड़ने के बाद उनको आसवन किया जाता है, तो वो आपकी कौन सी है, तंबाकू की तंबाकू में की जाने वाली एक क्रिया है क्यूरिंग, विशेष आप लोग इसको याद रखेंगे। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं, उसको ब्रिक्स कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जब हम गन्ने को काटते हैं तो उसमें ब्रिक्स वैल्यू जो है उसको मापी जाती है और एक बताया जाता है कि 17 से 18 ब्रिक्स वैल्यू तभी हमको गन्ने को काटना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। समग्र ठोस पदार्थ, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, वैसे आयरन की मात्रा मैं सेब नहीं मानता, सेब तो बिल्कुल होगा नहीं, आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है बच्चों, याद रखना करौंदा में। किसमें पाया जाता है, पका जो करौंदा होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। दूसरा नंबर आपका किसका आता है, ध्यान रखें दूसरा नंबर आपका खजूर का आता है। थायमीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, थायमीन यानी विटामिन B1 की बात करें तो काजू में, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, सबसे ज़्यादा फ्लावर का जो प्रोडक्शन है वो नीदरलैंड स्टेट में होता है, कहाँ होता है, नीदरलैंड में होता है। सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये दोनों का नाम आता है एक दूसरे के, कभी जम्मू कश्मीर फर्स्ट पर आ जाता है तो कभी हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पर आ जाता है। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक थाईलैंड में होता है। हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आपका कहाँ पर होता है रबड़ उत्पादन, आपको पता होगा केरल में होता है। कुफरी किस फसल की जाती है, कुफरी आलू की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। कुफरी आपको पता होगा कि शिमला में इसका आपका इंस्टीट्यूट है, आलू अनुसंधान सेंटर है, इसलिए वहाँ इसकी जाति कुफरी के नाम से ही रखी गई है। चाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो चाय का जन्म स्थान आपका चाइना है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, चाय का चाइना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी तरीके से आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं, कोई ऐसा प्रश्न है ही नहीं जो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। बात करते हैं हम लोग आगे, सूर्यमुखी का जन्म स्थान, बच्चों सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है, तो ध्यान रखें सनफ्लावर का जो आपका ओरिजिन है वो आपका कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखें उत्तरी अमेरिका।
शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। शीर्ष केसर सबसे ज्यादा होता है जम्मू कश्मीर स्टेट में। कहां पर होता है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आपकी केसर की खेती की जाती है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा, यानी कहवा बोले तो चाय के बागान कहां पर लगाए गए? तो ध्यान रखें चिकमंगलूर जनपद में आपके क्या लगाए गए थे? अंग्रेजों द्वारा चाय के बागान लगाए गए थे। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है? सब जानते हैं गेहूं में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं का प्रोडक्शन हाईएस्ट कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अति उत्तम धान का नामकरण हुआ था, वो थी लुणीश्री। जी हाँ, ये लुणीश्री वैरायटी आपकी धान की है। ये कटक वैज्ञानिक द्वारा विश्व का प्रथम अति उत्तम धान इसको निकाला गया था। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? सल्फर। जी हाँ, लहसुन में जो गंध आती है सल्फर योग के कारण आती है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो याद रखें इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए सूरजमुखी जो तेल है ये आपका हृदय रोगी के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। कौन सा पोषक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो चावल में कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत नहीं है। बात करते हैं हम लोग आगे बच्चों, कौन से फल में एस्कोर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसकी मात्रा की बात कर रहे हैं? एस्कोर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की बात कर रहे हैं। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होता है? आंवला यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना आंवला सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट पर आपका कौन सा आता है? फर्स्ट पर देख रखना वारवेंडस चेरी। कौन आता है आपका? वारवेंडस जो चेरी होता है ना, वारवेंडस चेरी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो विशेष ध्यान रखें पके हुए आम जो होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। बात करते हैं हम लोग आगे बच्चों, किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? किस फसल का विश्व में, मतलब फसल नहीं फल होना चाहिए यहाँ पे, कौन से फल का? तो फल तो आपका अंगूर तो होगा ही नहीं, और फसल भी अंगूर नहीं होगी, यानी ये प्रश्न आपका यहाँ पे गलत है। तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। किस फसल की बात कर रहे हैं? तो किस फसल, आपको पता है कि धान का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। अंगूर ऑप्शन में होगा इसलिए अंगूर इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, और बाकी और चीजें होंगी इसलिए अंगूर यहाँ पर दे रहा है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं? तो कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है उसको चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चावल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, अधिक होता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सीरियल प्रोडक्शन करता है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आपको बता ही दिया, धान उगाई जाती है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक हमारी इंडिया में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। जबकि जो वर्ल्ड की बात आती है तो विश्व में आपका हरित क्रांति का पिता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य बच्चों खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना है। आपका जो सीरियल प्रोडक्शन है उसमें आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड अभी हम हैं, क्योंकि 1965-66 में हरित क्रांति आई थी और हमारे देश में एकदम से प्रोडक्शन जो था वो एकदम से आपका इंक्रीज हो गया था। तो आज हम दूसरे देशों को भी इसको निर्यात करते हैं खाद्यान्न को। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी? पहले नंबर पर गेहूं आता है, सेकंड पर चावल। किस राज्य को भारत का धान भंडार कहते हैं? तो पंजाब को आपका सीरियल स्टोरेज या धान भंडार कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी एवं फल उत्पादन में ध्यान रखना सेकंड नंबर है दोनों में। फल उत्पादन में भी भारत का सेकंड है और सब्जी उत्पादन में भी सेकंड है। फर्स्ट पर आपका कौन आता है? फर्स्ट पर आपका चाइना यानी चीन आता है। नीली क्रांति का संबंध किससे? नाली नहीं, ये नीली होना चाहिए। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं आपके। 100 ही प्रश्न मैंने बता दिए और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपी पीएटी हो आपका, चाहे सीजीपीएटी, बीएचयू, कोई भी यूपीएससी पीएससी कोई भी आप एग्जाम दे रहे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।